नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी इस क्लास के अंदर बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया है, मूल या मौलिक अधिकार। उसी के ऊपर आज हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का संविधान, उसके अंदर हमारा टॉपिक चला था भाग 3, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा है ना। इस भाग 3 का नाम दिया गया मूल अधिकार, नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। मूल या मौलिक अधिकार इसी को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है मूल या मौलिक अधिकार, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर मूल अधिकारों का अर्थ देखा था। उसके बाद में उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे थे कि भारतीय संविधान के अंदर कहां पे इसका उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने विश्व के संदर्भ में अधिकारों का विकास इतिहास क्रम देखा था। उसके बाद में भारत के संदर्भ में कि अधिकारों की मांग कब कब हुई, किन किन के द्वारा की गई, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो मूल अधिकारों की या ये कहो अधिकारों की जो मांग हुई थी, उसको हमने देखा। और उसके बाद में अंत में हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों को कैसे जोड़ा गया, ये भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के एक एक अनुच्छेद के ऊपर, जो कि मैं बार बार कहता रहा हूं आपको कि हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की नए सिरे से, नए तरीके से, अपडेट के साथ हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आपने देखा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक, जो कि कुल कितने बनते हैं, कुल 24 बनते हैं। वर्तमान में अगर आप कहो कि 31 में हमारा कोई अधिकार नहीं है तो 23 कहे जा सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा था कोई अनुच्छेद गायब नहीं होता, उनके प्रावधान हो सकता है चेंज कर दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है। साथियों, गौर करो इस बात पे। तो कहने का मतलब 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों का प्रावधान है या उल्लेख किया गया है। ये बात तो आपने स्पष्ट देखी होगी, सुनी होगी और पढ़ी भी होगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों की व्यवस्था, प्रावधान, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों, पल्ले पड़े हैं ना कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया। मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान में कैसे है, ये हमने देख ली। उसका विकास इतिहास क्रम हमने देख लिया था। आज हम एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। जैसे कि आप देखोगे, सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद 12, जिसके अंदर है परिभाषा। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये अनुच्छेद पूछा भी गया है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 में है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर राज्य और प्राधिकारी की परिभाषा है, इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बताया गया है कि राज्य में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन प्राधिकारी आएंगे,
आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्राधिकारी कौन होते हैं, तो गौर करना, जो अध्यादेश, जो आदेश जारी करते हैं, जो आदेश देते हैं ना, उन्हें ही प्राधिकारी कहा जाता है। राज्य के अंदर यहां पे किस किस को माना है? भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब हमारी संघीय कार्यपालिका। उसके बाद में संसद, कहने के लिए हमारी संघीय व्यवस्थापिका। उसके बाद में राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका राज्य सरकारें जितने भी प्रत्येक राज्य की, और राज्य व्यवस्थापिका विधानमंडल। और इसके साथ साथ में भारत के अधीन जितने भी नियंत्रण में जितने भी प्राधिकारी, नियंत्रण बोर्ड, जो भी कर्मचारी हैं, वो सभी राज्य की परिभाषा में है। यहां तक कि स्थानीय भी नाम दे दिया इसके अंदर, ये भी नोट करना अति महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 12 परिभाषा, राज्य और प्राधिकारियों की परिभाषा दी गई है, अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। लेकिन इसके अंदर कौन नहीं आता राज्य की परिभाषा में? एक तो न्यायपालिका नहीं आएगी साथियों, गौर करना, एक तो न्यायपालिका नहीं आएगी, इसके अलावा जो निजी संस्थाएं हैं वो नहीं आएगी, अनुसंधान संस्थान नहीं आएंगे, ऐसे कई बोर्ड भी बने हुए हैं वो भी नहीं आएंगे। जैसे कि आप कहोगे बीसीसीआई है, उसके बाद में आप कहोगे एनसीईआरटी है, ऐसे जो बोर्ड बने हुए ना वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं। हाँ, जैसे कि कई भारत सरकार के नियंत्रण में जो बोर्ड हैं, नियंत्रण में जो अधीन में हैं, उनके अंदर तो राज्य की परिभाषा शामिल है। जैसे कि पेट्रोलियम निगम है, आप कहोगे बीएसएनएल है, उसी प्रकार एलआईसी कह सकते हो। इसी प्रकार आप देखोगे राज्य के अधीन, भारत के अधीन जो नियंत्रण में जो स्थानीय और प्राधिकारी हैं वो सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्लियर है ना साथियों? इसे तैयार कर लेना, अनुच्छेद 12 जो कि परिभाषा से संबंधित है। इसमें कौन कौन शामिल है ये तैयार करना है, और कौन नहीं आते इसके अंदर वो भी तैयार करने हैं। क्या पता अंदरूनी क्वेश्चन बना दिया जाए साथियों, इसलिए इस बात पर गौर करना। उसके बाद में नंबर 2, ये तो था नंबर 1 हमारा। उसके बाद में नंबर 2 हम कह सकते हैं अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मूल अधिकारों के असंगत या ये कहो अल्पीकरण करने वाली विधियों को असंगत करना, उसे लागू न करना। कहने का मतलब यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का निस्तारण किया गया है। कहने का मतलब ये अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान को सर्वोच्च बनाता है कि इससे बड़ा कोई नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि न्यायपालिका ऐसी विधियों को, ऐसे कानूनों को जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, अल्पीकरण करे, जो असंगत है ना, उन्हें वह रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। कहने का मतलब यही है। यहां पे अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) गौर करना, और 13(4) ध्यान देना साथियों, जो कि इसके अंदर 4 पार्ट बांटे हुए हैं, जो कि 12 में कोई पार्ट नहीं है, वहां राज्य की परिभाषा है। यहां पे 13(1) में कहा है कि संविधान के प्रारंभ से पहले की पूर्व की जो विधियां हैं, अगर वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, मूल अधिकारों से संगत नहीं है, तो न्यायपालिका उन्हें रद्द कर सकती है। आई क्या बात समझ में? कहने का मतलब संविधान से पूर्व, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले की कोई भी विधि है जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। उसके बाद में 13(2) में कहा है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद, लागू होने के बाद जो विधि बनी है, अगर वह मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, तो न्यायपालिका उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है। ये बाद में, ये पहले के कानून के लिए। गौर करना साथियों,
13(1) में तो कहे कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले की विधि, पहले का ऐसा कोई कानून है जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका शून्य घोषित कर देगी। जबकि 13(2) में कहा है संविधान के प्रारंभ होने के बाद जो भी विधि है, जो भी कानून है मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर देगी। 13(3) में है विधि की परिभाषा, कि विधि में कौन कौन आएगा, विधि की परिभाषा बताइए। 13(3) में कहने का मतलब कि विधि लागू करने वाला प्राधिकारी कौन होगा और किसके आधार पे, जैसे कि वो अध्यादेश जारी करे, आदेश है, उसके बाद में हम कहेंगे नियम है, विनियम है। विधि कहने का मतलब रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, ये सारी बातें विधि के अधीन होगी, नोट कर लेना। और ये अति महत्वपूर्ण है 13(4) जो ये कहता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था, पहले नहीं था। 13(4) ये देखो मैंने बड़ा कोष्टक लगाया इसके अंदर, ध्यान देना साथियों। 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये प्रावधान किया था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन हुए हैं वे संशोधन विधि के अधीन नहीं होंगे, विधि के रूप में मान्य नहीं होंगे। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं है, सब बात यही है, क्लियर बात है, यही है। यहाँ पे इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो ये दोनों अनुच्छेद तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ध्यान देना साथियों, अनुच्छेद 12 और 13। अब उसके बाद में आप देखो 14 से लेकर के 32 तक हमारे मूल अधिकार हैं। उसके बाद में 33, 34, 35 में हम कह सकते हैं सैन्य अधिकार या संसद के कानून बनाने की शक्तियां दी गई है उसके अंदर, जो कि 33, 34 और 35 में। तो यहां पर हम बात करेंगे हमारे मूल अधिकारों की, जो कि मूल संविधान में तो कितने थे, 7 थे, ध्यान देना, जो हमने पहले पढ़ लिया। और उसके बाद में वर्तमान में कितने हैं, 6 ही है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 4 के तहत हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से और उसे विधि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और यह भी याद रखना कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है, बता दो साथियों कौन थे 1978 में। तो याद रखना 1978 में भारत के पीएम प्रधानमंत्री तो थे मोरारजी देसाई, कौन थे, मोरारजी देसाई, जबकि राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्वेश्चन बढ़िया, आजकल ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्यों, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई वैसी नहीं होती जैसी ऑफलाइन होती है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कि कॉलेज के अंदर या कोचिंगों के अंदर मेरे से पढ़े हुए हैं, वो बार बार कहते भी हैं सर ऑनलाइन में वो मजे नहीं आते जो कि ऑफलाइन में आते हैं। हाँ साथियों, मानता हूं मैं कि ऑनलाइन, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार मेरे को ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो ऑफलाइन क्लासें बहुत अच्छी होती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो देखा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख सकते हैं आगामी भविष्य में देखना कि मेरी क्लास कितनी रोचक और कितनी महत्वपूर्ण होती है आप सभी के सहयोग से। प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक मानता हूं मैं मूल अधिकारों को। आई ना बात समझ में, पल्ले पड़े है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो आप देखोगे अब 6 ही है, जैसे कि हमने एक ट्रिक भी बनाई थी जो कि आप देखोगे सम और सब का शोषण
धर्म, धर्म और संस्कृति, संस्कृति के उपचार से, इसके अंदर हमारे 6 मूल अधिकार क्रम से गौर कर सकते हो साथियों। इस ट्रिक को तैयार भी कर सकते हो। कैसी लग रही है ये ट्रिक आपको, जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, समता का अधिकार तैयार कर लो साथ साथ में। समता का अधिकार अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल कितने हो जाएंगे? कुल 5 अनुच्छेद हो जाएंगे। क्लियर है ना? ये तो आता ही होगा। हाँ गुरुजी, ओ तो माने बेरो ही है। हाँ ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लो। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 तक कुल कितने अनुच्छेद होंगे? 4 होंगे। 19, 20, 21 और 22, जहां हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम टू राइट, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में नंबर 3, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद कौन सा होगा? 23 व 24 कितने होंगे? 2 ही होंगे। अनुच्छेद 23 बलात्कार श्रम निषेध, अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। हाँ जी, आगे देखो नंबर 4, जो कि धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। गौर करना साथियों, कुल कितने? 4। क्योंकि कई बार तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक तरफ तो अधिकारों के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ अनुच्छेद और मैच करवाए जाएंगे। संगत असंगत पूछ सकता है, कूट मिलाना पूछ सकता है, इसलिए ये तो तैयार होने ही चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी, आगे देखो नंबर 5, जो कि संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा, शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 कितने? 2 ही अनुच्छेद होंगे। इसके बाद में था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, जिसे हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंदर। ठीक है ना? उसके बाद में हमारा छठा अधिकार बन गया सांविधिक, सांविधिक, सांविधिक संवैधानिक उपचारों, उपचारों का अधिकार, का अधिकार अनुच्छेद 32 एक ही है। गौर करना साथियों, जो कि संवैधानिक उपचारों का कह दो या सांविधिक उपचारों का अधिकार, एक ही बात है। सबसे महत्वपूर्ण, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये वो अधिकार है जो हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमारे अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये अधिकार हमारी रक्षा करेगा, सेफ्टी करेगा, सुरक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत दोनों को यह अधिकार दिया गया है। तो यह है साथियों आपके सामने हमारे 6 मूल अधिकार। सम से बन जाएगा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में हमें समानता का अधिकार दिया है। 14 में कानून के समक्ष समानता दी है। 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये समानता दी है। जो कि 16 में लोक नियोजन के विषय में समान अधिकार होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का निषेध होगा।
उसके बाद में 18 उपाधियों का निषेध होगा शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ करके। ये हमें समता या समानता का अधिकार है, जो आगे हम नोट्सों में विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक अनुच्छेद को, एक एक शब्दावली क्रम से किस तरीके से दिया गया है वो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो बन गया नंबर 1, क्लियर है ना। सम से समता या समानता। सम से बन गया नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 कुल 4 हमें फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार भी दे रखा है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में। ठीक है ना, पल्ले पड़े है ना, समझ में आ रही है ना बात? बता दो साथियों मेरे टाबरों, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप इन्हें तैयार कर सकते हो। उसके बाद में नंबर 3 शोषण, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24 दो अनुच्छेदों में हमारे शोषण संबंधी अधिकार है कि किसी का किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं होगा, ऐसा हमें अधिकार दे रखा है हमारे संविधान ने। ठीक है ना, क्लियर है? आगे देखो, उसके बाद में धर्म नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 कुल 4। गौर करना, हमें धार्मिक मामलों में भी स्वतंत्रता दे रखी है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि अपना कोई धर्म नहीं है राजकीय, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, धर्म थोपेगा नहीं, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहां हमें धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है मूल अधिकारों में। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, आचरण कर सकते हो। उसके बाद में संस्कृति नंबर 5, जो कि आदेश संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 व 30 कुल 2 अनुच्छेदों में हमारे भारत के अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं कितने 6 है, ध्यान देना, जो कि सिख आप देखोगे, उसके बाद में मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, ये 6 हमारे अल्पसंख्यक धर्म है ना, उनको भी यहां पर अपनी संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी है। सब बात है यहां पे कि उनके धर्म और शिक्षा के हितों को ध्यान में रखा है, भाषा और धर्म के हितों की रक्षा की बात की है अनुच्छेद 29 व 30 में। ध्यान देना साथियों। और उसके बाद में नंबर 6 उपचार, जो कि सांविधिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एक ही है, ध्यान देना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण यही है, भीमराव अंबेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अगर ये अधिकार ना हो तो संविधान शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ही नहीं होगी तो बताओ संविधान को कौन मानेगा? क्योंकि यह अधिकार हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है। यहां पे न्यायपालिका ये मानव की मूल अधिकारों की रक्षा का काम करती है। जैसे कि यहां पे आपने देखा था ना कि उसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर उसको दिया गया है कि वो ऐसी विधियों को, ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया अनुच्छेद 13 में कि वह उन्हें शून्य घोषित कर सकती है। उसे ही तो कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जो भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया है। क्लियर है ना, पल्ले पड़े ने, समझ में तो आ रही है ना? हम क्या पढ़ रही हैं? मूल अधिकार पढ़ रही हैं साथियों। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से ये 6 मूल अधिकार हम आगे नोट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलो भारत का संविधान भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम कहते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में ये बात हमने बोर्ड के ऊपर क्लियर भी कर ली है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? अब देखो अनुच्छेद 12 राज्य व प्राधिकारी की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 12 में, और यही परिभाषा
आगे चल करके अनुच्छेद 36 में भी है, लेकिन 12 वाली ही 36 में है। ये बात भी नोट कर लेना, जो हम आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर देखेंगे। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, जो कि संघ की कार्यपालिका हम कह सकते हैं, और संसद, जो कि संघ की व्यवस्थापिका हम कह सकते हैं, तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, जिसे हम राज्य की कार्यपालिका कहते हैं, और विधानमंडल, जिसे हम राज्य की व्यवस्थापिका कहते हैं, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, ये राज्य की परिभाषा में आएंगे। साथियों, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये शब्द गौर करना, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी सभी राज्य की परिभाषा में शामिल है। जैसे कि पेट्रोलियम निगम, BSNL, LIC, UGC, सांख्यिकीय संगठन आदि शामिल होंगे, क्योंकि ये भारत सरकार के नियंत्रण में है, अधीन है भारत सरकार के, तो ये राज्य की परिभाषा में माने जाएंगे। नोट कर लेना इस बात को। उसके बाद में ध्यान रखना है, नोट, न्यायालय, न्यायपालिका, जो कि निजी संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, BCCI, NCERT, ICICI बैंक, ETC आदि राज्य परिभाषा में शामिल नहीं है। इसे भी नोट कर लेना कि कौन कौन शामिल नहीं है। एक तो राज्य की या भारत देश की न्यायपालिका, निजी संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, इसी प्रकार कुछ बनी हुई संस्थाएं जैसे कि BCCI है, NCERT है, ICICI बैंक है, इस प्रकार की संस्थाएं भी राज्य में शामिल नहीं होगी। हालांकि कहीं ना कहीं इनका संबंध भी राज्य से होता है, लेकिन राज्य में शामिल नहीं माना जाता राज्य की परिभाषा में। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्राधिकारी कौन होता है, तो याद रखना, प्राधिकारी का अर्थ होता है आदेश या अधिसूचना जारी करने वाला व्यक्ति। नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी कौन कहलाएगा? जो आदेश या अधिसूचना जारी करने वाला व्यक्ति होता है वह प्राधिकारी होता है। ये तो था अनुच्छेद 12, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, कानून। ये अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च बनाता है। ये तो संविधान के बैरक एक्ट की लैंग्वेज है। अनुच्छेद 13 जो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, जो कि आप देखोगे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य रहेगी या शून्य घोषित कर दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा की जाएगी। गौर कर लेना, न्यायपालिका के द्वारा। और इसका आधार होगा न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारण सिद्धांत है, जो कि ये शब्द संविधान में कहीं नहीं है। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन शब्द कहीं पे भी नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन ऐसी व्यवस्था व्यवहार में अपना रखी है। तो इसे जरूर नोट कर लेना। ये अनुच्छेद 13 देख रहे हैं हम विस्तार से। उसके बाद में देखो 13(1), अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है कि संविधान के पूर्व बनी विधियों को शून्य घोषित कर सकता है। कौन? न्यायालय। संविधान के प्रारंभ से पूर्व बनी हुई जो विधियां हैं उन्हें ये मानो कि न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संविधान लागू होने के बाद बनी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। बाद में भी अगर ऐसी कोई विधि बन गई हो जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रही है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, असंगत है, मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो उसे भी न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। समझ में तो आ रहा है ना? उसके बाद में देखो अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द की परिभाषा। ये महत्वपूर्ण है कि विधि शब्द की परिभाषा कहां पे है, तो गौर करना अनुच्छेद 13(3) में है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम,
विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है, ये सभी विधि शब्द में परिभाषित होगी। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अंदरूनी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नोट करना इन शब्दों को, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये 7 शब्द है। इन्हें अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। उसके बाद में अनुच्छेद 13(4), इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन विधि परिभाषा में शामिल नहीं है। ये अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। 13(4) गौर कर लेना, 24वां कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन है जो 1971 में। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उस समय का प्रधानमंत्री और उस समय के राष्ट्रपति जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशनों में आजकल पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अनुच्छेद 13 से ही संबंधित है, अनुच्छेद 13 से ही संबंधित है, जो कि आप देखोगे न्यायिक पुनर्वलोकन के संदर्भ में अनुच्छेद 13 से संबंधित 3 सिद्धांत वर्णित है। हालांकि जो संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन व्यवहार में देखे जा रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, पृथक्करण का सिद्धांत जो असंगत है वह समाप्त हो जाएगा। जो मूल अधिकारों से संगत नहीं है उसे न्यायपालिका समाप्त ही कर देगी। ये बाद की बनी विधि पर लागू होगा, जो कि संविधान लागू होने के बाद में जो विधि बनी है ना उसके ऊपर लागू होगा। नंबर 2, आच्छादन का सिद्धांत, जो भाग असंगत है संविधान उस पर आच्छादित ढक लेगा, हो जाएगा। कहने का मतलब उसके ऊपर आच्छादित हो जाएगा। ग्रहण सिद्धांत होगा, जैसे कि आप सूर्य देव का या ये कहो कि चंद्रमा का आप देखते हो कि ग्रहण लगता है ना, जबकि कभी पृथ्वी, कभी चंद्रमा, कभी सूर्य आगे आ जाते ना, उस तरीके से ही यहाँ पर कुछ विधियों के ऊपर एक बार ढक दिया जाएगा। क्या पता वो आगामी भविष्य में कभी काम आ जाए तो उस समय उन्हें लागू किया जा सकता है। और ये याद रखना, ये पहले की विधि, संविधान लागू होने से प्रारंभ से पहले की विधि और बाद की विधि पर लागू होगा, दोनों पर होगा। साथियों, इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। आच्छादन का सिद्धांत, ढकने का, जिसे ग्रहण सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब एक बार देखो इस हाथ को मैंने ढक लिया और जब जरूरत होगी तो उसे हटा करके वापस लाया जा सकता है। तो यही है आच्छादन का सिद्धांत, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद में परित्याग का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। मूल अधिकारों का सभी व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से लागू है। तो ये 3 अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति से संबंधित। पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, परित्याग का सिद्धांत, तीनों ही आ गए ना समझ में? क्लियर है ना? इन्हें जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पल्ले पड़े है न, आवे है न समझ में। प्यारे विद्यार्थियों, आज वाली क्लास बहुत ही रोचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना अंत तक, आपको बहुत मजे आ जाएंगे कि हाँ, आज मूल अधिकार एकदम क्लियर हो गए, जो हम इतने वर्षों से पढ़ते आ रहे थे लेकिन कुछ समझ में थे, कुछ समझ में नहीं थे, लेकिन आज एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगे, पल्ले पड़ जाएगा थारे आज प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, नोट, भारत ने न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, जिसका अर्थ है कि व्यवस्थापिका ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुसार सही नहीं हो। अगर बनाती है तो न्यायपालिका उसे
अवैध घोषित कर देगी, रद्द कर देगी। इसे न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। इससे इसे ही कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि थ्योरिकल पेपरों में पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना अति महत्वपूर्ण है। अब देखो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, अब एक एक के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखना आपके सभी मूल अधिकार एकदम क्लियर हो जाएंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, कुल 5 अनुच्छेद है। राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। नंबर 1 अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समानता, ये परिभाषा दी है। ध्यान देना, टाइटल या शीर्षक है संविधान में, कानूनी समानता कह सकते हैं हम। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य, ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। और यहां राज्य का अर्थ भारत से लिया जाएगा। इसके अंदर देखो, विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किए। ये एक नकारात्मक धारणा है, विधि के समक्ष समानता, क्योंकि सभी को इक्वल मानते हुए, समक्ष मानते हुए कईयों के साथ भेदभाव हो सकता है। विधियों का समान संरक्षण, अमेरिका के संविधान से ग्रहण, तो दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि विधियों के समक्ष समानता कहां से और विधियों का समान संरक्षण कहां से। तो याद रखना, समानता है, समता है वो तो ब्रिटेन से, और संरक्षण है वो अमेरिका से। आज पूरे विश्व में अमेरिका ही तो संरक्षण कर रहा है, नंबर 1 है। विश्व ग्राम का चौधरी कौन है? अमेरिका ही तो है। यह एक सकारात्मक धारणा है, क्योंकि यहाँ पे सभी का समान संरक्षण किया गया है, इसलिए ये सकारात्मक धारणा कही जा सकती है, पॉजिटिव है, जबकि ये नेगेटिव है। नोट, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 331 अपवाद रहेगा, क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज प्रमुख है, उनके लिए अपवाद स्वरूप बातें बताइए कि उनको न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कोई भाग या पार्ट नहीं है, ये बात भी गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 में कोई भी पार्ट नहीं है कि अनुच्छेद 14 1 है, अनुच्छेद 14 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अब देखो अनुच्छेद दूसरा है, जो कि अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, सामाजिक समानता बताइए इसके अंदर, गौर करना। और ये शब्द तैयार कर लेना क्रम से, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। राज्य भारतीय नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके आधार पे, इन 5 आधारों पे, मुजालिज, इनको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी तो तैयार कर सकते हो ना प्यारे विद्यार्थियों, तो नोट करो इसको। इस अनुच्छेद में कुल 6 भाग या 6 पार्ट हैं, जो कि 3 तो मूल संविधान में और 3 बाद में जुड़े थे संशोधन के द्वारा। ये बात भी नोट कर लेना, हम नए तरीके से, नए प्रकार से भारतीय राज व्यवस्था देख रहे हैं साथियों, इसलिए ऐसी बातों पे गौर कर लेना जो आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। देखो अनुच्छेद 15(1), राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मूल संविधान में लिखा हुआ था अनुच्छेद 15(1) में। 15(2) में लिखा है, इसमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के उपयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इन शब्दों पे गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ये मैं दावा करता हूं, मेरे को विश्वास है कि आगामी कभी कंपटीशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको जरूर करोगे और बहुतों को पीछे छोड़ करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लोगे। इसलिए ऐसी बातों पे गौर करो और अपनी नोटबुक में नोट करो, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे, अनुच्छेद 15(3) अति महत्वपूर्ण है। स्त्रियों, महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध होगा। ध्यान देना, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध होंगे। कौन से अनुच्छेद में? 15(3) में। ये अम्बेडकर ने ही लिख दिया था भारतीय संविधान के अंदर उस समय। उसके बाद में देखो 3 बाद में कौन कौन से जुड़े हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
जैसे कि 15(4) ये देखो बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक, SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट को प्रवेश की छूट, प्रवेश की क्या होगी, छूट होगी। प्रथम संशोधन 1951 द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। नोट कर लेना, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था। उसके बाद में 15(5) जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था इसी आधार पर, जैसे कि 15(4) में उसी आधार पे, लेकिन इसे जोड़ा कब गया था, 93 संशोधन 2005 के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो कि प्रभावी 20 जनवरी 2006 को हुआ था। ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है अगला क्या, जो कि 15(6) सामान्य वर्ग के, सवर्ण के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का लाभ होगा शिक्षण संस्थानों में, जिसे हम EWS कहते हैं। गौर करो साथियों, जो कि 103वें संशोधन 2019 द्वारा ये जोड़ा गया विधेयक 124वां था, जो कि 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। इसके ऊपर ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो कि सवर्ण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, कोई नया अनुच्छेद नहीं, जो कि 15(6) में ही जोड़ा गया था। ध्यान देना, जो कि आरक्षण 3 आधारों पर है, यह भी नोट कर लेना। नंबर 1, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में, जो कि अनुच्छेद 15 में हम कह सकते हैं। दूसरा, सरकारी नौकरियों में, जो कि पद व नियुक्ति को लेकर के, पद व नियुक्ति को लेकर के, जो कि अनुच्छेद 16 में हम कह सकते हैं। और राजनीति क्षेत्र में, जो कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण, जो कि अनुच्छेद हम कह सकते हैं कि 330 और 332 में, 330 और 32 के अंदर हम देख सकते हैं राजनीति क्षेत्र में, लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण दे रखा है। तो नोट कर लेना, आरक्षण 3 आधारों पर है। एक तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर के, एक सरकारी नौकरियों में पद व नियुक्ति को लेकर के, और एक राजनीति क्षेत्र में प्रतिनिधित्व को लेकर के। अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसे ध्यान देना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। शायद ही ऐसे नोट्स आपको कहीं मिलेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, भविष्य में याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो आगे, अनुच्छेद 16, पहला ही मूल अधिकार चल रहा है हमारा, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समानता दी है इस अनुच्छेद में। राज्य के अधीन नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर होगा, जैसे कि 16(1) में कहा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, समता होगी, एक ही बात है। 16(2) अति महत्वपूर्ण है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, यहां देखो साथियों ये 2 नए शब्द और आ गए, क्योंकि ये शब्द तो अनुच्छेद 15 में थे, लेकिन ये 2 नए जोड़ दिए। आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा, तो इनको याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 सातों शब्द अति महत्वपूर्ण है। आगामी भविष्य में कभी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन निकल सकता है, जबकि वहां 5 है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यहाँ पे 7 है, उद्भव और निवास 2 शब्द और जोड़ दिए गए हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो 16(3) राज्य निवास के आधार पर विभेदवाद, राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, ऐसा नियम संसद ही बनाएगी। ये बात भी यहाँ पर जोड़ दी गई है संविधान के अंदर, मूल संविधान में। उसके बाद में देखो 16(4) अति महत्वपूर्ण है। 16(4) जो आप बार बार देखते हो कंपटीशन में, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि SC ST के आरक्षण की व्यवस्था करेगा अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो राज्य भारत। गौर करना, आरक्षण की व्यवस्था किस में है, तो ध्यान देना 16(4) में है। उसके बाद में 16(4) के बाद में जोड़ा गया है, गौर करना साथियों, जो कि ए भी कह सकते हैं हम कैपिटल शब्द में। SC ST के नागरिकों की पदोन्नति का आरक्षण, ये 77वें संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया था।
नोट कर लेना, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। कैसी लग रही है क्लास? अच्छी तरीके से गौर से सुनते हुए चलो और बाद में नोट कर लेना। अंत में मैं नोट्सों की आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, मजे आ रहे हैं ना? आज वाले क्लास में बहुत ही नॉलेज बढ़ेगा। शायद ही ऐसे नोट्स आपको कहीं मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं बार बार आपसे दावा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं आपको कि आप इसको तैयार कर लो, मूल अधिकार आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरा वीडियो बड़ा जरूर लंबा जरूर बन रहा है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मैं आपको बार बार बता भी रहा हूं। उसके बाद में देखो आगे, अनुच्छेद 16(5) धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के स्थान पर आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ध्यान देना, धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं, ये 16(5) में व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद में 16(6) सवर्णों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, ये और देखो वहां पर भी आपने देखा था जो कि 15(6) और यहाँ 16(6) जो कि अति महत्वपूर्ण है, दोनों ही यहीं पे तो संशोधन किया था 103वें संविधान संशोधन 2019 ने, जो कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई थी। तो गौर करना, सवर्णों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण होगा। EWS इकोनॉमिक्स वीकर जो कि सेक्शन जो आप देखोगे, तो कहने का मतलब है ये 103वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे नोट कर लेना। और ये देखो अति महत्वपूर्ण बात है आपके सामने, नोट कर लेना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। वर्तमान में आरक्षण की स्थिति केंद्र में और राजस्थान में, नोट करो, ध्यान देना, SC अनुसूचित जाति 15% आरक्षण है केंद्र की नौकरियों में, केंद्र में, जबकि ST को 7.5 है, अनुसूचित जनजाति को, OBC को 27% है, अन्य पिछड़े वर्ग को, अदर बैकवर्ड कास्ट को, EWS को 10 है, ध्यान देना, 7 पिछड़े आर्थिक को, जबकि MBS गुर्जर विशेष को नहीं है। इस प्रकार से कुल आप देखोगे 59.5% आरक्षण है भारत में, केंद्र में। अब देखो हमारे राजस्थान राज्य में, हमारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, प्यारा राजस्थान, जो कि SC को 16, ST को 12%, OBC को 21, जबकि EWS को 10, जबकि MBS को 5, इस प्रकार से कुल 64 है हमारे राजस्थान में। नोट करना साथियों, आरक्षण संबंधी सबसे बड़ा विवाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो विवाद हुआ था, जिसका निर्णय आया था 16 नवंबर 1992 को, इसे मंडलवाद भी कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना। OBC को आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश पर मिला था 1989 में, और इसके मंडल आयोग के अध्यक्ष थे BP मंडल, ध्यान देना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। एक एक बात को नोट करते हुए चलो अपने दिमाग के अंदर। और उस समय प्रधानमंत्री थे VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अन्य पिछड़े वर्ग को ये मानो आरक्षण किसने दिया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक राजघराने से संबंध रखने वाले थे। नोट कर लेना, इन बातों को शायद ही कहीं आपको बुकों के गाइडों के अंदर मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। नोट करो, हमारा वीडियो बड़ा जरूर बनता जा रहा है, लेकिन है अति महत्वपूर्ण। नोट करो इन सभी को। अनुच्छेद 17 वेरी वेरी मोस्ट है, अस्पृश्यता का अंत या निषेध, छुआछूत का निषेध या अंत, इसे तो तैयार कर लेना। बहुत बार पूछा जाता है ये पेपरों के अंदर, बार 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 आप पीछे के पेपरों में देखोगे, और ये तो आपके तैयार भी होगा, ये तो आपको अच्छी तरीके से आता भी होगा। उसके बाद देखो, यह अनुच्छेद विधिक दृष्टि से सदैव सक्रिय माना जाता है, हमेशा सक्रिय रहता है। इसके संदर्भ में 3 कानून भी बने हैं। 1955 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना था। उसके बाद 1976 में नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 को ही नया संशोधित रूप दिया गया था। उसके बाद में 1989 में
का कानून जारी है। इसका नाम है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून 1989। यह है वर्तमान में सबसे कठोर कानून, वेरी वेरी मोस्ट है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में नंबर 5 अनुच्छेद 18 जो कि 5वां अनुच्छेद हम कह सकते हैं समता के अधिकार का। अंतिम कुल 5 अनुच्छेदों में हमें समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत या निषेध। इस अनुच्छेद में कुल 4 भाग या पार्ट है, गौर करना, 4 पार्ट बनाई हुए। इसमें से भी पीछे सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, जैसे कि 18(1) अनुच्छेद 18(1) में कहा है राज्य, सेना या विद्या जो कि हम शिक्षा कह सकते हैं संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, नहीं करेगा। 18(2) में कहा है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, विदेशी राज्य से भी स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) में कहा है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति, ये शब्द गौर कर लेना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सहमति शब्द है यहां पे। उसके बाद में 18(4) अति महत्वपूर्ण है, जो कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नोट कर लेना और याद रखना, भारत रत्न जो 1954 में शुरू किया गया था, एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जो कि आप देखो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को जो पहला व्यक्ति माना जा सकता है भारत रत्न प्राप्त करने वाला, उसके बाद में सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को 1954 में, और पद्म पुरस्कार उपाधियों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये तो सम्मान पुरस्कार मानी गई हैं। इंदिरा सरकार ने यही कहा था इसके बारे में, और एक बार तो इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक वापस इसको चालू कर दिया गया था कुछ समय के बाद। साथियों, ये था हमारे सामने पहला समता का अधिकार। अब आपके सामने दूसरा मूल अधिकार। हमारा वीडियो बड़ा जरूर बन रहा है, लेकिन है अति महत्वपूर्ण। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, फिर देखना आज इस क्लास में आपको कितने मजे आते हैं, कितना इंटरेस्ट आता है साथियों। तो देखो नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 कुल 4 अनुच्छेद। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, लिबर्टी, फ्रीडम। अब देखो अनुच्छेद 19 अति महत्वपूर्ण है, जो कि आप देखो वाक स्वतंत्रता अधिविषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। इसमें ये टाइटल है इसका संविधान के अंदर। हम चल रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग, शब्द से क्रम से शब्द देखते हुए। इस अनुच्छेद के कुल 6 भाग या 6 पार्ट है, ये ध्यान रखना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। 19(1) भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई। अनुच्छेद 19(1) च या एफ से ध्यान देना, इसके अंदर थी हमारी संपत्ति की स्वतंत्रता, जबकि 31 के अंदर हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था। तो गौर करना साथियों। अब अनुच्छेद 19(1) अभी पीछे आपने देखा था राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। में निम्न 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिनकी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। वासा संगु बक्को, जैसे कि 19(1) के अंदर ही है, ये गौर करना 19(1) के अंदर ही है। जैसे 19(1) आप कहोगे ए या क, फिर बी या ख, सी या ग, इस तरीके से नोट कर लेना, जो कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होगी, वाक स्वतंत्रता, और इसका संबंध 19(2) से रहेगा साथियों। ये बात भी नोट कर लेना, क्योंकि ये संबंध है। उसके बाद 19(2) का संबंध इससे है, 19(3) का संबंध इससे है, 19(4) का संबंध इससे है। इसे भी साथ में नोट करते हुए चलना, जो कि 19(5) का संबंध दोनों से और 19(6) का संबंध इससे है, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है तो वहां तक इनको मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे शब्दों को नोट कर लेना और इन्हीं
के अंदर ध्यान रखना, जो कि 16वें संविधान संशोधन 1963 की धारा 2 के अनुसार कहा जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। अति महत्वपूर्ण है। इन तीनों के अंदर क्या शब्द जोड़ा था? भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द जोड़ा था 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। तो इन 6 स्वतंत्रताओं को तैयार कर लेना, जो कि 19(1)(b) में ख में दिए शांतिपूर्ण और निरादुक सम्मेलन का, उसके बाद में ग में दिए संगम या संघ बनाने का, और उसके बाद में घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, उसके बाद में ई में दिया भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने जाने का, और 6 के अंदर दिया है, यहाँ 6 नहीं है, ये देखो 6 हट गया था ना। उसके बाद में देखो कोई वर्ती उपजीविका व्यापार या कारोबार का अधिकार होगा। ध्यान देना साथियों, ये संविधान की लैंग्वेज है और आप अपने शब्दों में तैयार कर सकते हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, कारोबार की स्वतंत्रता। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, अति महत्वपूर्ण है साथियों। और नोट ध्यान रखना, 19(1)(1) क में ही प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता है। सूचना का अधिकार जो 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ध्वजारोहण का अधिकार है, हम ध्वज फहरा सकते हैं, 2004 से इसे लागू कर दिया। चुप रहने, मौन रहने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन बंद व हड़ताल इसमें नहीं है, इसे नोट करना। बंद और हड़ताल का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। 19(1)(c) या ग में सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी दे दिया है। किसमें? संगम वाली में। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जोड़ दिया गया 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, जो प्रभावी 12 जनवरी 2012 को हुआ था। ये बात भी नोट कर लेना, क्योंकि प्रभावी कब हुए थे ये इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोट, अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि, साधारण जनता के हितों के संबंध में युक्ति निर्बंधन या मर्यादाएं अधिरोपित की गई है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनके आधार पर इन्हें नोट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। अति महत्वपूर्ण है ये बातें, आगामी भविष्य में यही क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो बड़ा जरूर बनता जा रहा है, लेकिन अति महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको नोट करनी है साथियों। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। उसके बाद में देखो नंबर 2, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद में कुल 3 भाग या 3 पार्ट हैं, जैसे कि 20(1) में कानून के उल्लंघन पर दंड, 20(2) में दिया एक अपराध के लिए एक बार दंड, दोहरा दंड निषेध होगा। 20(3) में किसी को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, किसी भी अभियुक्त को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 21, अति महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, इस जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, ये भी नोट कर लेना। इसमें सर्वाधिक अधिकार निहित है, अंतर्निहित है, सबसे ज्यादा अधिकार इसी में अंतर्निहित है, ये नोट कर लेना। जैसे कि निजता का अधिकार 24 अगस्त 2017 को विदेशों में भ्रमण का, भारत के अंदर वो तो 19 के अंदर था, और विदेशों में अगर आपको घूम के आना है, विदेशों में जाना है, भ्रमण करना है, तो आपको अनुच्छेद 21 का अधिकार मिलेगा। शुद्ध जल का, वायु का, पर्यावरण का, नींद लेने का अधिकार है साथियों। गौर करो, घर वाले अगर आपको सुबह जल्दी उठाते हैं तो आप न्यायालय में जा सकते हो, क्योंकि आपको नींद लेने का भी मौलिक अधिकार है, सोने का। लेकिन ज्यादा नहीं सोना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। घर वाले हमारे हित में ही सोचते हैं, हमारा भला सोचते हैं, तभी तो वो हमें उठाते हैं। ये थोड़ी हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी है। तो इसलिए नींद लेने का अधिकार भी है, निवास का, आश्रय प्राप्त करने का, निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का, त्वरित सुनवाई का, ये देखो अति महत्वपूर्ण है, तुरंत सुनवाई का, प्रतिष्ठा का अधिकार आदि, ये सभी 21 के अंदर है साथियों। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। नोट, अनुच्छेद 21(1) के शिक्षा का अधिकार, जो कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन थे? मुरली मनोहर जोशी, जो कि अनुच्छेद 86
1986 में संविधान संशोधन 2002 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। गौर कर लेना, 86वां संविधान संशोधन 2002, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जबकि राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। इन बातों को भी नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है आज वाला टॉपिक है, गौर करो। स्वतंत्रता के अधिकार में नंबर 4 अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इस अनुच्छेद में कुल 7 भाग या पार्ट है। भाग 3 से 7 तक निवारक निरोध के बारे में बताया गया। 22 से गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यथाशीघ्र और विधि वकील से सहायता या परामर्श ले सकता है। गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। उसके बाद में 22(3) शत्रु देश के व्यक्ति पर और निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार पर यह 22(1) और 22(2) लागू नहीं होगा। निवारक निरोधक कानून का अर्थ है संभावित अपराध को रोकना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि निवारक निरोधक का अर्थ क्या होता है? संभावित अपराध को रोकना। क्या बता अपराध हो उससे पहले ही उसे रोका जाए, उसके लिए ध्यान रखना। जो आगे आप विस्तार से देख रहे हो, निवारक निरोध जो अनुच्छेद 22 के भाग 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है, और यह भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद प्रावधान है। इसके तहत भारत में कई कानून बने हैं, जैसे कि निवारक निरोध का अधिनियम 1950 से 59 तक रहा था। दूसरा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 जिसे हम मिसा कहते हैं, 71 से 79 तक रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसे हम रासुका कहते हैं, 1981 से 84 तक रहा था। इन्हें तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, इनको गौर करो। उसके बाद में नंबर 4 आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप अधिनियम टाडा जो 1985 से 95 तक था। 5वां आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा 2002 से 2004 तक था। तो इन कानूनों को भी तैयार कर लेना। क्या बता इसमें से क्वेश्चन पूछे? वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है, गौर कर लेना साथियों। 1 जनवरी 2009 से NIA बना है, उसके बाद में कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। इसकी आलोचना करते हुए विद्वानों ने अलग अलग संज्ञा दी है, इसे भी नोट करना। ठाकुर दास भार्गव ने इसे असफलताओं का शिरोमणि बताया था, वहीं बक्सी टेक्सन ने इसे दमन और निरंकुशता का पत्र कहा था। किसको? निवारक निरोधक कानून को। इसलिए ऐसी परिभाषाएं कई बार अंदरूनी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, फायदा होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 में 2 अनुच्छेदों में है, जो कि आप देखोगे नंबर 1 अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध या निषेध। इस अनुच्छेद में 2 भाग या 2 पार्ट है, जिन्हें आप तैयार कर सकते हो। अति महत्वपूर्ण है साथियों। समय के अभाव के कारण मैं जल्दी आपके सामने ये नोट्स प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हें नोट कर लेना साथियों। उसके बाद में देखो नंबर 2 अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी परिस्थिति में खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, बाल श्रम प्रतिषेध। ये नोट करना अति महत्वपूर्ण है, जो कि 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया था। जैसे कि कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाया गया बचपन बचाओ आंदोलन जो 1980, जो कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है 2014 में। ये बात भी नोट कर लेना, कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के ही थे, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्यों उन्होंने एक आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन। वो इसी से संबंधित कह सकते हैं, अनुच्छेद 24 से संबंधित साथियों। और उसके बाद में है नंबर 4 हमारा मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 कुल 4 अनुच्छेद है, याद रखना, जो कि हम कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ जो कि रिलीजियसन, जो कि आप देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ये तीनों शब्द गौर कर लेना। वैसे 4 है, अंतःकरण की, धर्म के आबाद रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। वेरी मोस्ट है, याद रखना। 25(1) में कहा है प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, इस तरीके से तैयार करो, इस तरीके से पढ़ो इसको,
25(1) अनुच्छेद क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण की, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। गौर करो, ए मैप जो कि ए अंतःकरण की, एम से मानने की, ए से आचरण की, पी से प्रचार की, इस तरीके से ये 4 स्वतंत्रताएं तैयार कर सकते हो धार्मिक क्षेत्र में। 25(2) हिंदुओं की धार्मिक संस्था समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी शामिल है, मुस्लिम नहीं किया। यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। 25(2) में ये बात बताई गई है। जो सिख लोग आप देखते हो, सरदार वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। गौर करो साथियों, इस अनुच्छेद में धर्म परिवर्तन करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु प्रलोभन या दबाव में धर्म परिवर्तन करना व कराना प्रतिबंधित है। ये बात भी नोट कर लेना। उसके बाद में अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी है। प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, जो ऊपर 25 में वही शब्द है यहाँ पे, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका प्रबंध करने। जंगम, ये शब्द गौर करना, जंगम और स्थावर संपत्ति, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और समावित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। साथियों, तो इसे भी नोट करना, अनुच्छेद 26 के अवतरण द्रोणी क्वेश्चन बना दिया जाए। उसके बाद में देखो साथियों, अनुच्छेद 27 जो कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदायन के बारे में स्वतंत्रता। कहने का मतलब है धार्मिक व्यक्ति के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट होगा, धार्मिक कर निषेध होगा। आई बात समझ में, जो आपका पढ़ा हुआ भी होगा। आज आप केवल शब्दावली देख रहे हो संविधान के अकॉर्डिंग किस तरीके से। उसके बाद में देखो आगे, राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने हेतु कर नहीं लगाएगा। एकता, ये धारणा कर नहीं लगा सकता। धार्मिक चंदे को आयकर से मुक्त रखा गया है अनुच्छेद 27 में। उसका नंबर 4 अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य के सरकारी या सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध होगी। साफ बात यही है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु किसी शिक्षण संस्थानों की स्थापना ऐसी विधि विन्यास के अधीन की गई है जिसके अनुसार धर्म विशेष की शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि मदरसे है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो वहां पे दी जा सकती है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना। समझ में तो आ रहा है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े, बोर तो नहीं हो रहे ना? जल्दी जल्दी क्लियर करते हुए चलो। बहुत सी बातें आपकी पड़ी हुई है, कुछ नई बातें आपके सामने आ रही है, उन्हें नोट कर लो मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में देखो नंबर 5 जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 व 30 कुल 2 में है। ध्यान, ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त होंगे। भारतीय नागरिक और वो भी अल्पसंख्यक होने चाहिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें 29(1) कहता है कि उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति, तीनों शब्द गौर कर लेना। मेरे को लग रहा है यहां से क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में। भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह बात नोट कर लो, धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। और नोट ध्यान देना, वर्तमान में भारत में 6 धर्मों, संप्रदायों, वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। बहुसंख्यक केवल कौन है? हिंदू है, जबकि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये हाल ही में 2014 में जैन को जोड़ा था, तो अब कुल कितने हो गए? 6 हो गए। याद रखना भारत में, और इन 6 धर्मों के लिए ही है अनुच्छेद 29 और 30 में, 29 और 30 के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं। ये देखो अनुच्छेद 30 जो कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा।
30(1) में कहे धर्म या भाषा, ऐसे शब्दों पे गौर करो। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(2) में कहा है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता अनुदान देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य कि वह धर्म या भाषा के आधार पर, नहीं, वो सभी को ही अनुदान देगा, सहायता देगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था आपके सामने अति महत्वपूर्ण, जो कि आगे के जो अनुच्छेद, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अपना वीडियो बड़ा बनता जा रहा है, जिससे आप हो सकता है बोरिंग हो गए होंगे, तो आगे का जो अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके बाद में 33, 34 और 35 के अनुच्छेदों पे हम अगली क्लास के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस वीडियो को आपने अच्छी प्रकार से देखा होगा, सुना होगा, और ये आपके सामने जो नोट्स है ना, इनसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये, जो आपके भविष्य में बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। आज वाली क्लास जबरदस्त, जोरदार, मजेदार है ना। आगे वाली प्रश्नोत्तरी देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन में पूछे जा सकते, नई लैंग्वेज, नई परिभाषा, नई शब्दावली के आधार पे होंगे। बहुत ही गजब, जोरदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए अपनी तैयारी अच्छी कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये नोट्सों को स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अपनी नोटबुक में अच्छी प्रकार से, सुंदर राइटिंग में, अच्छी तरीके से और समझते हुए इन्हें नोट करना, तैयार करना इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों, इनको जरूर तैयार करना है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज वाला वीडियो आपको, जो आपने पहले तो बोर्ड के माध्यम से समझा, उसके बाद में नोट्स के माध्यम से समझा। तो जहां तक मेरे को विश्वास है और उम्मीद भी है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे ये निवेदन करता रहा हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि अभी तक हमारा चैनल इतना ग्रोथ नहीं कर रहा जितना हमें उम्मीद थी। जैसे कि हमने ऑफलाइन क्लासों के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम भारतीय राज्य व्यवस्था में अपना परचम लहरा रहे थे कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है तो होशियार जी सर से मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग हो। उसी प्रकार से ऑनलाइन के अंदर भी यही बात सामने आए कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है तो होशियार सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही, आपसे मैं ये उम्मीद भी करता हूं, आशा भी करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करोगे। अगर कहीं पर भी मेरी क्लास के अंदर कोई कमी नजर आती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों, आप बता सकते हो, मैं उस कमी को दूर भी कर दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो यही चाहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मेरे चैनल को ग्रोथ दे सकते हो तो वो कौन है? वो आप लोग ही हो प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज वाली क्लास थी ना मजेदार, रोचक, गजब, जो आपने देखा, और आगे देखना तीसरी जो क्लास होगी वो और ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मूल अधिकार हम 3 पार्टों में देख रही हैं। जो कि पहले आपने एक क्लास देखी, आज हमारी ये दूसरी क्लास है, और एक तीसरी क्लास और होगी जिसके अंदर हम अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे विस्तार से, और उसके बाद में अनुच्छेद 33, 34 और 35 को भी सविस्तार से देखेंगे, क्योंकि क्या पता खुदा न खास्ता उसमें से भी तो क्वेश्चन आ सकता है।
और उसके बाद में मूल अधिकारों से जुड़े हुए विवाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में, और उसके बाद में मूल अधिकार एक नजर में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगली क्लास प्यारे विद्यार्थियों बता दो अपने सभी साथियों को कि अगर मूल अधिकार पढ़ने हैं तो इन तीनों क्लासों को जरूर देखें, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आप देखोगे कि किस तरीके से हमने अनुच्छेद 12 और 13 की परिभाषाएं देखी कि संविधान में कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद में हमने इन अनुच्छेद, कहने का मतलब इन अधिकारों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे थे। प्यारे विद्यार्थियों हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 17, 19, 21 के, उसके बाद में 24 और 32 इन्हें जरूर तैयार कर लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। जो कि 17 में आपने देखा अस्पृश्यता का अंत या निषेध किया गया, वहीं 19 में आपने देखा 6 स्वतंत्रताएं, मूल संविधान में तो 7 थी लेकिन अब 6 स्वतंत्रताएं बताइए। अनुच्छेद 19 एक के अंदर जो हमने विस्तार से देखा था नोट्स के अंदर, उसके बाद में 21 प्राणदैहिक और व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, उसके बाद में 21 के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, और उसी प्रकार 24 में देखा था बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम नहीं करवाया जाएगा, मेहनत नहीं करवाई जाएगी, कार्य नहीं करवाया जाएगा। और 32 वेरी मोस्ट है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अनुच्छेदों को तो जरूर तैयार कर लेना और 12 और 13 को भी जरूर तैयार कर लेना। सर ये अनुच्छेद ही तो याद को नहीं है ना साथियों, ये अनुच्छेद तो थाने तैयार करना ही पड़ेगा। ताबरो आई के बाद समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और भारतीय नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों के अनुच्छेद भी तैयार कर लेना, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद, ये 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेंगे। इन्हें भी नोट कर लेना। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इन्हें तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर भाग 3 मूल अधिकारों का भाग 3, उसका पार्ट 3 कह दो, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे और मूल अधिकार टॉपिक कंप्लीट कर देंगे अच्छी प्रकार से समझते हुए। पल्ले पड़े है ना, क्लियर है ना साथियों। हाँ ये तो मैं बार बार कह भी रहा हूं कि जैसा ऑफलाइन में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, रोचकता आती है, वैसी ऑनलाइन में नहीं आती। ये तो आप भी देख रहे हो। हाँ जी, आप कहोगे होशियार जी सर ऑफलाइन में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, जितना कि ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पाते। लेकिन फिर भी साथियों मेरी कोशिश है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप मेहनत करते रहो, हार नहीं माननी है, अब तो हमें जीत ठाननी है। ये मान लो जो मैं बार बार आपको कहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा है, सुना है और समझा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। और अंत में यही कहूंगा सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके प्यारे विद्यार्थियों।